आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे एआई अपना पैर पसारते जा रहा है हमारे मेडिकल करियर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर एआई भी अपना पैर पसार चुका है। और आप 2026 में नीट के एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपका एमबीबीएस 2032 में कंप्लीट होगा, फिर आगे एमडी की पढ़ाई और फिर उसके आगे सुपर स्पेशलाइजेशन। जो ट्रेंड हम लोगों ने देखा है, जो हमारे माता पिता ने देखा है, वो ट्रेंड आने वाले टाइम में वो वैसा नहीं होने वाला है। आज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अभी से जो स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे वो आने वाले करियर में 2032 में या उसके बाद कैसा होने वाला है, और राइट समय में अर्लियर चीज़ों में अगर आपने इस डिसीजन को ले लिया तो आप एक बेहतर डॉक्टर साबित होंगे। आपको भी पता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर हमेशा एक इवॉल्विंग सेक्टर है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पैसे होते हैं। लाइफस्टाइल अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं वो भी जी पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में ऐसे कौन से डॉक्टर होंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। टॉप 10 हाई पेइंग डॉक्टर इन इंडिया इज 2032 एंड ऑनवर्ड। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जरूर एक लाइक करिएगा क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी। अब हम बात करते हैं कि एआई हेल्थ सेक्टर में कैसे घुसा है और कौन से सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले साल में नज़र आने वाला है। द फर्स्ट सेक्टर इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी अगर मैं बात करूं, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो उस समय सबका सपना था कि वो रेडियोलॉजी ले, यानी वो टॉप ब्रांच कहलाता था। जो रैंक 1 होता था वो रेडियोलॉजी ऑप्ट करता था। बट 2032 में ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज सारे एआई अब रेडियोलॉजी में घुस गए हैं। आप भी अभी चैट जीपीटी पर अपने एक्सरे या कोई रिपोर्ट अगर देते हैं तो पूरा वो इंटरप्रिटेशन बना के भेज दे रहा है, और रेडियोलॉजी का भी यही है। मैं किसी भी सेक्टर को और किसी भी स्पेशलाइजेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे है और बच्चों को जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अर्ली डिसीजन ले सकें और बेहतर करियर का चुनाव कर सकें। तो उस समय भी सबसे फर्स्ट में होंगे हमारे न्यूरो सर्जन। बट हाँ, अब सर्जरी डिफरेंट हो जाएगी। उस समय सारा रोबोटिक सर्जरी होगा। बट लोगों को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट करते हैं क्या? नहीं, आंसर इज नो। एक्चुअली जो सर्जरी होगी वो सर्जन की असिस्टेड होगी, मतलब वो मशीन सर्जन ही चलाएंगे और वो मशीन इतनी रिफाइंड और इतना क्लियर होगा कि उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो न्यूरो सर्जन इज पेइंग हाईएस्ट कैपेसिटी होने वाला है न्यूरो सर्जन का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी और न्यूरो सर्जरी विल बी द बेस्ट, सुपर बेस्ट ऑप्शंस होने वाला है, सुपर बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। सो एवरेज सैलरी अगर हम बात करें उस 33 to 50 लाख, ये बहुत बेयर मिनिमम सैलरी है। 1 CR तक भी क्रॉस होगा। तो ये मैंने जो भी यहाँ पे सैलरी डिस्कस किया है, एक बेसिक सैलरी से हमने शुरू किया है, एक बेसिक सैलरी से स्टार्ट किया है, राइट। एक बेसिक सैलरी से स्टार्ट किया है तो ये करीब 1 CR से 2 CR तक जा सकती है। वाई दे अर्न सो मच? Because the neurosurgery is complex, high risk, evolving brain, spinal nervous system procedure, इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। तो न्यूरोसर्जन विल बी द ऑन द टॉप। द सेकेंड वन इज कार्डियोथोरासिक सर्जन। आपको पता है कि जब एमबीबीएस करेंगे या सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओबेसिटी का होगा। अभी देख लीजिए 4-5 साल में ओबेसिटी इज द रैंक 1 इन अ डिजीज। अगर कोई मोटा हो तो उसको मेटाबॉलिक डिजीज होने का खतरा रहेगा, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन और कार्डिक रिलेटेड इशू, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू। तो कार्डियोथोरासिक सर्जन इज ऑल्सो पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये सारे दोनों ब्रांच अभी तक हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली कैसे होता है। आपको सबसे पहले एमबीबीएस करना होगा, एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी या एमएस करना होगा और उसके बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक डीएम या एमसीएच करना होगा। जैसे अगर कार्डियोथोरासिक सर्जन की बात करें तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर एमएस करना पड़ेगा और एमएस करने के बाद एमसीएच इन कार्डियोथोरासिक सर्जरी करनी पड़ेगी। न्यूरो सर्जरी भी ऐसी ही होगा, एमबीबीएस, एमएस एंड कार्डियोथोरासिक
MCH इन न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी ना। ऑर्थोपेडिक सर्जरी आज भी बहुत ज़्यादा है। हम सब ग्रोइंग, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी बोन वीक हो जाती है, और वैसे भी बोन संबंधी आजकल देख रहे हो कि कितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, आज भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने चौथा स्थान दिया है, बट अगर आप थोड़ा और ज़्यादा जाएंगे, मतलब आपके जब पास जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट रैंक करेगा। और ऑन्कोलॉजी कैंसर के कारण, कैंसर का खतरा आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तरह तरह के खाने में ऐसे मिलावट वाली चीज़ें हैं कि उसको कैंसर होने का खतरा हमेशा से बना रहेगा। तो एवरेज सैलरी तो मैंने ये लिखी है, बट ये भी 1 CR to 5 CR तक जा सकती है। आज भी कैंसर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं या ऑन्को सर्जन होते हैं, बहुत तगड़ा उनकी कमाई होती है। और आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कैंसर के हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले 10 साल बाद कैंसर एक बहुत लीडिंग प्रॉब्लम होने वाला है। तो अपनी करियर की शुरुआत आप सोच के चलिए कि मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा करना है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, इसमें DM और MCH भी होता है, तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा प्रोफेशन है। 5वें नंबर पे आता है यूरोलॉजिस्ट, इज डील विद द यूरोलॉजी, लाइक आपके किडनी, ब्लैडर वगैरह को डील करते हैं। 7 नंबर पे आता है प्लास्टिक सर्जन। ये मेरे हिसाब से आपके टाइम में दूसरे या तीसरे पे रैंक करने वाला है, क्योंकि लोगों को कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत पसंद है ना, ग्राफ्टिंग पसंद है, तो प्लास्टिक सर्जन विल बी द रेज वन। रेडियोलॉजी लास्ट में जाएगा, क्योंकि AI इसमें बहुत ज़्यादा करेगा। डर्मेलॉजी भी रहेगा, एंड द एनेस्थोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपको ये सारे ब्रांच, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांच हैं, बट इन 10 ब्रांच को अपने दिमाग में ज़रूर सोच के रखना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी वैसी ही होनी चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अभी आप नीट दे रहे हैं, और नीट में अच्छा करने का, क्योंकि जब आप 2032 में आप MBBS पास करेंगे, तो उस समय टेक्नोलॉजी बहुत बूम करेगी। लोग बहुत ज़्यादा, अभी हमारा इंडिया यंग है, बट वो कहीं ना कहीं बूढ़ा होगा, तो जीडियाट्रिक्स मेडिसिन का काम होगा, एजिंग पॉपुलेशन होगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, एक्सपेक्टेड टू शेप हेल्थ केयर डिमांड, नॉट ओनली द डिमांड बट ऑल्सो अदर बेटर करियर स्टेबिलिटी एंड हाई सैलरी। सो विच स्पेशलिटी एक्साइटेड यू द मोस्ट? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, और आपको इनमें से कौन सा करना है। ड्रॉप योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स। एनी स्पेसिफिक ब्रांच यू नीड टू नो मोर डिटेल। अगर आपको कुछ चाहिए कि नहीं, मुझे न्यूरो सर्जन के बारे में बताइए, कार्डियोथोरेसिक सर्जन के बारे में बताइए, तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नीट को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, तभी आप जाके बेटर कर पाएंगे। जब तक नीट क्रैक नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? तो नीट को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट स्ट्रैटेजी। बेहतर स्ट्रैटेजी जिसने नीट को क्रैक किया है, एक बेहतर मेडिकल कॉलेज से पास हुआ है, जब वो स्ट्रैटेजी बताएगा तो आप उसको अगर अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। कोर्स का जो फिनिश है, कोर्स को आपको 3 महीने के पहले ख़त्म कर लेना है, एग्जाम के पहले, और लास्ट के 3 महीने में 3 चीज़ होनी चाहिए: रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालिसिस। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा चीज़ अगर जानना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, यहाँ पे मैं अपना सारा चीज़ बताते रहूँगा, है ना, @Dr. SK Singh ऑफिशियल, जहाँ पे मैं सारा चीज़ आपको डिस्कस करता रहूँगा। राइट, सो दिस इज़ द थिंग्स। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।